सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं चित्रा मुदगल जी द्वारा रचित कहानी गिल्टी रोजेज। वह नागपुर के केंद्रीय कारागार में 16 अक्टूबर 1942 की सुबह थी। कुछ बीती सुबहों से अलग, डग भरती नरम धूप में आंच छींटती। मुंबई से चले थे तो उम्मीद ने सहलाया था कि वर्षा के बाद भी मुंबई के मौसम को धरे बैठी अक्टूबर की उमस और चिलचिली से नागपुर मुक्त होगा। नागपुर पहुंचकर भी भ्रम बना रहा। कविकुल शिरोमणि कालिदास के संदेशवाहक मेघदूत अब तक डेरा जमाए हुए हैं। नागपुर के केंद्रीय कारागार के अधीक्षक चौधरी साहब से मिलवाया था ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड लघु उपन्यास की वकील लेखिका अलका आर्य ने, जिनसे मेरी भेंट नागपुर के एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य स्पर्धा में संयोग से हुई थी। हमारी आवभगत की जिम्मेदारी अलका के कंधों पर ही थी। उसके वकील होने के परिचय ने सहूलियत को साथ दिया। अलका ने यह भी बताया कि नागपुर के केंद्रीय कारागार में दंड भोग रही 3 महिला कैदियों के मुकदमे वह स्वयं लड़ रही है। बलात्कार संबंधी कानून भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के अंतर्गत। मेरी हताशा को उसने परे धकेला। चौधरी साहब ने आपके पत्र का अनुकूल जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं मिलवाऊंगी आपको आजीवन कारावास प्राप्त महिला बंदिनी से। नाटक संध्या को देखने होते थे, दिन में फुर्सत थी। तय हुआ कि कल सुबह हम ठीक 9 बजे अलका को तैयार मिलें। चौधरी साहब से उसकी बात हो गई है। चर्चा के दौरान उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें मेरा पत्र मिला था, जिसमें मैंने अपनी नागपुर यात्रा के दौरान आजीवन कारावास या मृत्यु दंड प्राप्त किसी महिला बंदिनी से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। बात उतनी सहज नहीं थी, इसलिए उन्होंने तवज्जो नहीं दी। नाट्य समारोह में हम 4 महिलाएं बतौर निर्णायक आमंत्रित थीं। गुजरात से उर्मिला भट्ट, दिल्ली से इंदुजा अवस्थी, मुंबई से विविध भारती की कार्यक्रम निर्माता अनुराधा शर्मा और मैं। इंदुजा अवस्थी इच्छा होते हुए भी किसी कारणवश हमारे साथ न आ सकी। कारागार के विशाल प्रवेश द्वार के बाएं पल्ले पर जड़ी खिड़की नुमा चौखट के भीतर पांव देते ही लगा कि यह भारत की आम जेलों जैसी नहीं है। अपेक्षित परिवेश के ठीक उलट वातावरण। एकाएक लगा कि हम जैसे किसी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र में आ गए हों। छोटे छोटे समूहों में विभक्त पुरुष कैदी कहीं दरिया बुनने में संलग्न थे तो कहीं पायदान, टोकरियां, चटाइयां। महिला वार्ड में कुछ बंदिनियां अखबारों की रद्दी से लिफाफे बना रही थी तो कुछ पुरुष कैदियों की ही भांति दरियां, पायदान आदि बुनने में जुटी हुई थी। सूती पायदानों में आकर्षक फूल पत्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। यह कारागार अधीक्षक एसपी चौधरी की स्वस्थ सोच, मानवीय सहानुभूति और सृजनशील कर्तव्य भावना का परिणाम था। चौधरी साहब से हमारी आंखों का कौतूहल छिपा न रहा। उत्साह से भरकर वे बताने लगे कि रचनात्मकता कैदियों को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाती, बल्कि मनोचिकित्सक की भांति अपराधी मनोवृत्ति को बदलने और सहज मानवीय मनोवृत्ति को परिष्कृत करने का काम भी करती है। लेकिन जघन्य अपराधियों को कड़ी निगरानी के बावजूद इस तरह खुले में नहीं रखा जा सकता। उन्हें हम उनकी कोठरियों में ही कागज कलम मुहैया कराते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने अंतर्द्वंद्व को कविता या गद्य के रूप में अभिव्यक्ति दें। अनपढ़ कैदियों को ड्राइंग पेपर पर रंगों और रेखाओं से जो जी में आए बनाने की प्रेरणा देते हैं और फिर समस्त सामग्री एकत्र कर हम उसे हस्तलिखित पत्रिका का रूप दे देते हैं। पत्रिका दिखाएंगे हम आपको। पत्रिका की जिल्द तक कैदियों ने ही बांधी है, खूब सजा संवार कर। आपकी लेखनी ने बहुत से दिलों के कोने टटोले होंगे, लेकिन इनके सच को इनके अलावा कोई और नहीं छू सकता। संग संग डग भरते हुए चौधरी साहब अचानक किसी खोह में दाखिल हो गए से लगे थे। गलत नहीं कहा था चौधरी साहब ने। 1.25 घंटे की कारागार परिक्रमा के उपरांत हम जिस अंधी सुरंग में दाखिल हुए थे, लगा था कि उससे बाहर निकलने का कोई दरवाजा बना ही नहीं है।
अनुभवों के खुरदुरे अध्यायों में सहसा काले आंसुओं से तर अनगिनत काले पृष्ठ आ जुड़े, जिनकी कचोटती कालेख पृष्ठ छूते ही उंगलियों में ताजे लहू सी आज भी छलछला आती है। दुस्वप्न की कुरूप विसंगतियों की आर्त आत्माएं मेरी चेतना में जब तब अपनी लटकी गर्दनें तानने लगती हैं और मैं छूटता साहस संजोकर अपनी अभिव्यक्ति में उनके ठौर ठिकाने तलाशती हुई कागजों पर पछाड़े खाने लगती हूँ। कहाँ बैठा हूँ उन्हें? जीवित मौत सी दुखना मेरे सामने बैठी हुई थी, 8-10 औरतों के गोले में, कंडों के उन्नत बिटोरे से ऊंचे हो रहे कटी सब्जियों के ढेर के किनारे उन्हीं के संग सब्जियां काटते हुए। मेरी जिज्ञासा से जुड़ते ही दुखना के सूखे पपड़ियाए होंठों पर फीकी मुस्कान ने डेरा जमाया था। जेल की राम रसोई के लिए उनका यह रोज का कार्यक्रम है। ये ताजी सब्जियां थोक में सब्जी मंडी से नहीं आई, बल्कि जेल की तरकारी बाड़ी में उगाई गई हैं। अपने श्रम बिंदुओं से सींचा है इन कैदियों ने। मस्तिष्क में प्रश्न फलफलाए, किन हाथों का खोट है जिन्होंने समाज विकास में लगने वाले इन हाथों को विवश कर दिया, तमंचे और लपलपाते हुए छुरे पकड़ने के लिए? चौधरी साहब ने बताया, उम्र अधिक नहीं है दुखना की। सपनों में पींगे भरने की इंद्रधनुषी वय में वह जेल भेज दी गई दंड भोगने। भागलपुर की है, तबादला होते होते यहाँ आ गई। निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए समर्पित उसके जिले की एक राजनीतिक कार्यकर्ता की गुहार और कानूनी प्रयत्नों के बूते पर उसे आजीवन कारावास के दंड में कुछ वर्षों की रियायत मिल गई है। बगल में आ बैठी भग्न कंदील सी काठी में तीलियों का ढांचा मात्र बनी हुई दुखना चौधरी साहब के कथन को झुठलाती 50 से कम की नहीं लग रही थी। बहुत उकसाने पर जुबान खोली थी दुखना ने। हमने सौत की 5 औलादों में से बच रहे इकलौते जवान बेटवा को छुरा भौंक कर मार दिया। ना भौंकते तो उस जल्लाद से अपनी लाज लज्जा कैसे बचाते? भरी दोपहरी वो हमको कोठरी में खींच सांकल चढ़ा भूमि पर पटक दिया। छूटने को छटपटाते हम चीखते चिल्लाते रहे, कौन ना सुना? सुनते काहे? साउत और ससुर की शय थी उसको। पहली बेर क्षमा कर दिए, दूजी तीजी बेर की जबरई पर गम खा के मुंह सी लिए। समझाए, रिश्ते में हम तेरी महतारी हुए, तेरे बाप की दूसरी ब्याही। तेरी महतारी से लव लगाव नहीं था सो हमसे 7 फेरे लिए तेरे बाप ने। हमारा दोस्त? तेरी महतारी तो तुझे छोड़ दूसरे के जा बैठी थी। बिरादरी को खाना पानी दे बाप और उसमें छुट्टा छुट्टी भी हो गई थी। लौट के आई है तो मालकिन बनी हुई है। देहरी तो मर्द की दया की खातिर ना, काहे को कि छिनार उसकी इकलौती औलाद की महतारी जो ठहरी। जिस पल जी उछटा मर्द का, निकाल फेंकेगा तेरी माई को, क्षमा करेगा तेरी करतूतों को। मगर कौनो फर्क नहीं पड़ा हरजाई के बेटवा पर। रंडुए ससुर और सौत की लगा लगी का खेल जो ठहरा। मंशा थी उनकी हमको घर से बाहर निकाल कर फिकवाने की, चाह दुलार करने वाले मर्द की नज़र में नीचे गिराने की, छिनार सिद्ध करने की, हमको निकलवा दोबारा घर की मालकिन बनने की। हमारे घर में डोलते रंडुआ ससुर से उसकी लगा लगी कैसे चलती? सो हम थे उनकी आंख की किरकिरी। बेटवा का क्या, 100 कत्ल करके भी बेटवा बेटवा ही रहेगा। उसको त्यागना मर्द के बूते का नहीं, हार थक के। सहसा दुखना का स्वर भर्रा आया। अनुराधा ने ममता से उमक कर पीठ सहलाकर ढाढ़स बंधाया, मगर बांध अरराते आवेग को संभाल नहीं पाया। लाज लज्जा बचाने को हम अपनी ही घिचई हंसुए से काहे न रेत लिए। हिचकियों के प्रवाह में ग्लानि ऊब चूब होने लगी। कुछ पल उपरांत वह स्वयं में संयत हुई। नई धार करा के आया हंसुआ कोठरी में एक और लगी भड़ियों के पीछे लुका दिया। जैसे ही बेटवा ने भूमि पर हमको पटकने की कोशिश किया, धमकाया उसको, लौटने दे बाप को खेत से। ना तेरी जल्लादई का भांडा फोड़ा ना तो आज हमको मत कहना, रह नहीं पाओगे फिर माई बेटवा इस घर में। जबर बेअसर हंसा, तेरी चुगली का कोई असर नहीं होने वाला। बाप के कान पहले ही भरे जा चुके हैं कि तू छिनार कितनी भूखी प्यासी है। इस उम्र में तू उसके बूते की नहीं है। अकेले मुझे ही नहीं फंसा रखा, टोले में और भी हैं तेरी चाह के सटे गठे। गांव का गांव थू थू कर रहा है तुझ पे। गनीमत मना और सटक ले नैहर, वरना ऐसी दुर्गति करवाऊंगा कि मुझे छोड़ 10 और चढ़ेंगे तुझ पर। बस झेला नहीं गया।
बिजली की फुर्ती से हंसुआ उठाया और जब तक वो संभले रेत के धर दी हमने हरामी की गटई। कबूल लिए जुर्म पुलिस दरोगा के सामने। जवान जहीन बेटवा को के मर्द होश खो बैठा। पुलिस दरोगा के सामने ही हमको लात घूंसों से हनिया हनिया के रौंदा। हरामिन, अपने को सती सावित्री सिद्ध करने की तूने इतनी बड़ी कीमत वसूली, वंश नाश कर दिया हमरा। 5 साल कट गए, 2 बाकी हैं। इतनी कम सजा काहे हुई हमें? इन सलाखन के बाहर की दुनिया हमरे रहने लायक नहीं है। 5 बरस में भूले बिसरे एक दफे बापू मिलने आए। बोल गई कि तेरा मर्द बदले की आग से भरा तुझे रेतने को फन्नाया घूम रहा है। तू जेल काट कर बाहर आई नहीं कि कहत रहा कि बच्चलन ने बेटवा का मुंह बंद करने के लिए उसके प्राण ले लिए, निर्वंशी बना दिया हमको। माई और बहन भाइयों को देखने को जी हुड़कता है तो चौधरी साहब तसल्ली देते हैं। भगवान की पत्थर की मूरत को तू भगवान मानती है ना? तू मानती है ना दुखना? तो मूरत भगवान है, मुझे अपना बाप मान ले। चौधरी साहब ने आस दी है कि कोशिश करेंगे वो हमारी खातिर की सजा खत्म होते ही जेल में हमारी नौकरी लग जाए। जेल नहीं छोड़ना चाहते हम, असली जेल छोड़ आए हैं। मैंने उसे अपना और शालिनी ताई का पता लिखकर थमा दिया। कारावास खत्म होने पर दुखना अगर मुंबई में रहने का मन बनाए तो मुझे या ताई को पत्र डलवा दे। उषा नगर भांडुप में विधवा शालिनी ताई के अपने छोटे से फ्लैट में माँ का घर आश्रम है। कुछ दिनों अपने पास रखकर हमारा प्रयास होता है कि शोषितों को अच्छे घरों में सेवा टहल की नौकरी मिल जाए, बाकायदा लिखत पढ़त के साथ। दुर्व्यवहार की शिकायत मिलते ही संबंधित परिवार को चेतावनी दे दी जाती है या शोषिता को नौकरी से हटा लिया जाता है। विज्ञापनों के माध्यम से जरूरतमंद विधुरों के संग विवाह का भी उपक्रम होता है। उम्मीद से अधिक सफलता अर्जित हो रही है शोषिताओं के पुनर्वास कार्यक्रम में। अपनी सामर्थ्य और सीमा में शालिनी ताई का निजी प्रयत्न है। जरूरत पड़ने पर ताई हमारे घरों को भी आश्रय के लिए उपयोग करने में हिचकिचाती नहीं है। चित्त अस्थिर हो उठा। कानूनी दांव पेचों के लचीलेपन में कब तक स्त्री अन्याय और अविश्वासजन्य दमन की पात्र बनती रहेगी? विकल्पहीनता की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम क्या उतना ही संगीन जुर्म है जितना स्त्री के साथ किया गया बलात्कार? महिला अपराधियों के लिए दंड विधान के तहत सरकार ने सीखचों की व्यवस्था तो की है, किंतु क्या इस विवेचना की आवश्यकता कभी महसूस की या कर रही है कि दोहरे मानदंडों और मूल्यों से भरे भारतीय दकियानूसी समाज में जबरन लांछित स्त्री के लिए क्या कोई वापसी की राह है? दुखना का दोष इतना भर है कि अपने संग हुई जबरई को उसे पहले दिन ही उजागर कर देने का साहस संजोना चाहिए था। नहीं संजो पाई तो शायद लोक मर्यादाओं के शील संकोच के कारण, उस पवित्रतम रिश्ते के कारण जिसके निरंतर बढ़ते दमन ने उसकी सहिष्णुता को अंततः प्रतिहिंसी प्रतिवाद में बदल दिया। गुनाबाई भी आजीवन कारावास प्राप्त कैदी थी, कैदी नंबर 182, जिनके मृत्यु दंड को संभवतः उनके स्त्री होने की वजह से आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देने की उदारता बरती गई थी। डू समान ऊंची जमीन के एक वृहत वृत्ताकार हिस्से में सुर्ख गुलाबों की लहलहाई क्यारियों में खुरपी लिए खाद छींटती दिखी थी। सुर्ख गुलाबों की सगनाहट के बीच लगी ऊंची तख्ती पर लिखे हुए शब्दों ने एक बारगी चौंकाया था। गिल्टी रोजेस, गिल्टी रोजेस। मैंने साभिप्राय चौधरी साहब की ओर देखा। यही जवाब देंगे? खुरपी और खाद की थैली छोड़कर नजरें झुकाए उठ खड़ी हुई गुनाबाई की ओर संकेत किया था उन्होंने। शायद ये आपके प्रश्न का जवाब ना भी दे पाए, मगर इनकी विदारक अंतर कथा का मर्म गिल्टी रोजेस को अवश्य परिभाषित करेगा। प्लस्टर उधड़ी सी सांवली कृष्काय देह के बावजूद सिर पर सनई से सफेद बालों ने किसी तपस्विनी से अनायास भेंट हो जाने की सात्विक ऊष्मा से भर दिया था। ये सुर्ख गुलाब गुनाबाई ने ही उगाए हैं। इतने बड़े आकार के सुर्ख गुलाब नागपुर में कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देंगे। अपनी स्थापना की प्रामाणिकता के लिए चौधरी साहब ने अलका की ओर देखा। सही है, अलका ने उनसे सहमति जताई। मौसम की नरमी गर्मी से बेअसर इन सुर्ख गुलाबों की क्यारियां सदैव लहलहाती रहती हैं। गुनाबाई के ममत्व का आंचल जो है इनके सिर पर। चौधरी साहब ने ललक से भरकर बताया, शहर में जब भी किसी बच्ची का जन्मदिन होता है ना,
तो माँ बाप विशेष रूप से अपनी बच्ची के लिए बतौर शुभकामना गिल्टी रोजेस का गुलदस्ता मंगवाते हैं। गुलदस्ता बड़े चाव से गुनाबाई अपने हाथों से बनाती हैं, एक एक पंखुड़ी को हृदय से आशीषती हैं। अपनी अनुपस्थिति से गुनाबाई के संकोच को तोड़ने की मंशा से चौधरी साहब उसके पास हमें अकेला छोड़कर अपने कार्यालय की ओर चल दिए। नौवारी धोती की लांग कसे घुटनों में मुंह गड़ाए तपस्विनी विषम अतीत की कुरूप विडंबनाओं की तह खोलते खोलते सिसकियों में डूब गई। बूढ़ोल की दहशत जदा तरंगें छू गईं हमारी जिज्ञासा को। बड़ी कठिनाई से ढाढ़स के शब्दों ने उससे नाता जोड़ा था। प्रकृतिस्थ होने की चेष्टा में उसने हृदय के विचलन को स्वयं संयत किया। गुलाबों में सुर्खी, और इतनी गाढ़ी सुर्खी गुलाबों की अपनी नहीं थी। गुनाबाई की सूखी पसलियों में खुदे हुए जख्मों का ताजा लहू सिंचा हुआ था उनकी पंखुड़ियों में। नासिक में रहने वाली गुनाबाई घरों में रसोई बनाकर चौका बासन कर गुजर बसर करती थी। किशोरी से युवा हो रही उसकी बड़ी बेटी छठे दर्जे में पढ़ रही थी। उससे छोटी जुड़वा बेटियां नगर पालिका की पाठशाला में दूसरे दर्जे में पढ़ती थीं। गुनाबाई का पति कभी क्लीनर रहा था, पर अब बिल्कुल निठल्ला और दारूडिया हो गया था। गुनाबाई उससे इस बात के लिए झींकती लड़ती रहती थी कि अब वह गुनाबाई की अनुपस्थिति में जुआरी शराबी ठेला ड्राइवरों को लेकर घर ना आया करे और ना उनके संग बैठकर बच्चियों के सामने दारू पीते हुए ताश पत्ती खेला करे। पहले जो चल जाता था अब नहीं चल सकता। बड़ी बेटी जवानी की दहलीज पर पांव रख चुकी है। जुड़वा बेटियां सयानी होने की डगर पर हैं। मेहनत मशक्कत से वह उन्हें पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रही है। क्या असर होगा उन पर बाप की उच्छृंखलताओं का? गुनाबाई की यह मुंहजोरी, वह भी अड्डेबाज दोस्तों के सामने। आग बबूला पति ने उनके सामने ही उसे लात घूंसों से रौंदना शुरू कर दिया। माँ को पिटता देखकर भयभीत बच्चियों की घिग्गी बंध जाती। बीच बचाव के लिए वे पड़ोसियों को बुला लाती। एक दोपहरी पति गुलाबाई से बोला कि उसका हित चिंतक दोस्त चिखल कह रहा था कि तू खोपड़ी से गटर साला पाई पाई को तरस रहा है। क्यों? अरे जो कर सकता है वो धंधा तो कर। अपनी बड़ी बेटी को कॉलगल बना दे। मैं होटल में गिराक दिलाएगा। उसकी किल्लत ही नहीं होने की तेरे को। मेरा जिम्मा। तेरी खूबसूरत कमसिन छोकरी दिन में एक गिराक भी निपटाएगी ना तो अक्खा घर की जिंदगी ऐशो आराम से कटने की। बोल, क्या बोल रहा? क्रोध से कांपती गुनाबाई ने पति का मुंह नोच लिया। तू बाप है कि दल्ला? चिखल के मुंह पे जाके मुंह बोल। उसको अपनी छोकरी को ले जाके बैठा दे कोठे पे। रोटी मिलती ना तेरे को? दारू पीने को मिलती है ना? और क्या चाहिए तेरे को? मांस पका के खाएगा तू छोकरियों का? एक शाम गुनाबाई टहल से घर लौटी तो बड़ी बेटी को चटाई पर बेहाल पड़े पाया। मुट्ठी में 50-50 के 3 नोट खुसे हुए थे। सहमी हुई दोनों जुड़वा बेटियों ने बताया कि बाप ताई को टैक्सी में बिठा के किधर को ले गया होता। चिखल भाऊ बाप के साथ होते। खुद किधर गया? छोटी बेटियां निरुत्तर हो गईं। बड़ी ने हिचकियां तोड़ते हुए अपने संग हुई अमानवीयता बयान की। यह भी बताया कि बाप ने मिले रुपयों में से 150 रुपये खुद ले लिए हैं और मुर्गे और दारू की दावत उड़ाने चिखल भाऊ के संग किसी अड्डे पर गया है। उस रात गुनाबाई शतरंजी पर लेटी तो दिमाग में द्वंद्व की आरियां सी चलने लगी। क्यों ईश्वर ने उसे बेटियां दी? एक नहीं 3-3। कैसे होगी उनकी रक्षा? कोठे पर पहुंचे बिना रह पाएंगी क्या? जब अपना बाप ही उनकी असमत की दलाली पर उतर आया हो तो उस भड़वे का बस चलता तो वह उसे भी चकला खोलने को बाध्य कर देता। डरता था उसके चचेरे भाई रमाकांत से। रमाकांत ने ही उसे डरा धमका कर रखा था कि वह उसकी बहन के साथ कायदे से रहे, अपने हाथ पैरों की खुजली काबू में रखे, वरना वह उसके हाथ पैर बम्बू सा तोड़कर गटर में फेंक देगा। रमाकांत भाऊ गांव गया था पिछली बारिश में। उफनती गोदावरी में नाव उलट गई। भतीजी को बचाने के पीछे अपने प्राण भी गंवा बैठा। दोनों ही नहीं बचे। पति की ज्यादतियां सहती झेलती चली आई तो बस इस इंतजार में कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो जाएं तो उसकी नियति बदल जाए। बदल सकती है उसकी नियति, लेकिन पति के जीवित रहते तो कदापि नहीं। कितना लड़ेगी वह और कब तक लड़ेगी? आज उस दुस्साहसी ने बड़ी बेटी की देह की कमाई खाई है। मुंह में खून लग गया तो छोटी बेटियां बच पाएंगी क्या? एक उपाय है नरक से सदैव के लिए मुक्ति पाने का। 2 रोज पहले ही वह राशन कार्ड पर मिट्टी का तेल छुड़ा कर लाई है। पीपा भरा रखा है।
शतरंजी पर पड़ी सो रही लड़कियों पर इसे उंडेल कर माचिस की तीली दिखा दे और पीपे के शेष तेल को अपने ऊपर उंडेल कर खत्म कर ले कहानी। तीली लगते ही भभकी लपटों में बिलबिलाती चीखती बच्चियां उसकी ओर दौड़ी। तब कहीं जाकर उसे होश आया, कैसा अनर्थ कर बैठी वह। लपटों से घिरी वह बचाव के लिए दरवाजा खोलकर बाहर आई। आर्त स्वर में पड़ोसियों को गुहारा था उसने। बदहवास भौचक पड़ोसियों ने उन पर ही पानी नहीं उलीचा, घर को भी आग लगने से बचाया, वरना क्या उनके अपने घर सुरक्षित रह पाते। अस्पताल में तीनों बच्चियां एक हफ्ता भी नहीं निकाल पाईं। बच गई अभिशाप सी केवल वह। पुलिस के सामने ही नहीं, कोर्ट में भी उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपनी तीनों मासूम बेटियों की उसने जानबूझकर हत्या की, क्योंकि यह वह नहीं बताना चाहती। वह स्वीकारती है कि उसने जो किया गलत किया, मगर यह भी मानती है कि अगर बच्चियां बच जाती तो शायद भावुकता छोड़कर वह उनकी दोबारा हत्या कर देती। यह समाज उसे उनके रहने लायक नहीं लगता। कड़ी निगरानी के बावजूद जेल की कोठरी में सिर पटक पटक कर कई बार गुनाबाई ने अपने प्राण लेने चाहे। एक बार तो उनके फटे माथे पर 16 टांके आए थे। गुनाबाई ने खड़े होकर कमर पर से नौवारी धोती का पल्ला हटा आगे पीछे से बुरी तरह से जली हुई कमर दिखाई। ये मेरी जुड़वा बेटियों की जलती हुई नन्ही बाजुओं से जली हुई चमड़ी है। कंठ अवरुद्ध हो आया गुनाबाई का। आकर मेरी कमर से लिपट गई थी। माँ बचा लेगी उन्हें। उन्हें क्या पता। घुटनों में औंधा गुनाबाई का चेहरा पश्चाताप और दुख से गल रहा था, बूंद बूंद। चौधरी साहब ने गुनाबाई को पश्चाताप की अग्नि में तिल तिल जलते छटपटाते देखा तो उन्हें मृत्यु से जीवन की ओर लौटा लाने के लिए संकल्पबद्ध हो उठे। उन्होंने एक सुझाव दिया। कारागार की अन्य महिला बंदिनियों के संग गुनाबाई दरी पायदान न बुने, सुर्ख गुलाब उगाए। मदद करेंगे वे उसकी। जेल में जमीन का एक टुकड़ा मुहैया करवाएंगे। प्रशिक्षित करेगा जेल का माली। बताएगा उन्हें कि पौधों को कैसे सींचा जाता है, पाला जाता है। टहनियों पर फिर खिलते सुर्ख गुलाब उसकी स्वर्गवासी बेटियों से फिर जन्मेंगे। उनके हाथों सजेंगे, संवरेंगे। चौधरी साहब ने अपनी अवकाश प्राप्ति की सूचना देते हुए कुछ बरस पहले लिखा था कि यरवदा जेल में उनके स्थानांतरण से पूर्व ही प्लूरिसी के चलते गुनाबाई बच नहीं पाई। दुखना नागपुर के ही एक स्कूल में विद्यार्थियों को पानी पिलाने की नौकरी पर है। नागपुर के केंद्रीय कारागार में शायद अब भी गिल्टी रोजेस की क्यारियां हों। नहीं होंगी तो बस उन पर अपनी छाह धरे तपस्विनी गुनाबाई। अनुत्तरित प्रश्न आज भी कलेजे में खदबदाता है। क्या सचमुच गुनाबाई हमारे बीच से उठ गई है? क्या खत्म हो गई उनके साथ ही उनकी करुण कहानी? जब भी डायरी के पन्ने पलटकर संकल्पबद्ध होकर गिल्टी रोजेस कहानी लिखने के लिए बैठती हूँ, गुनाबाई के हाथ आहिस्ता से मेरी कलाई धर लेते हैं। क्यों मजाक कर रही हैं मैम साहब? सच को तुम कहानी बनाने जा रही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।